नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का करंट जीके की इस सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम वर्तमान में चर्चित घटनाओं के संदर्भ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस सीरीज को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ सूचनाएं हैं वो देना चाहता हूं। मंडे से 21 अप्रैल 2019 को महेशनगर और टोंक रोड में हमारी जो ब्रांच है उसमें नए बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं। महेशनगर की बात करें तो 9 से 10 में टेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनको हम चर्चा में लाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और वर्तमान एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 10 से 11 में वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू होगी। तो ये दो नए बैच महेशनगर ब्रांच में हैं 21 अप्रैल 2019 मंडे से। और टोंक रोड पर जो हमारी ब्रांच है उसमें भी 3 से 4 वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रारंभ होगी और एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं शाम को 7 से 8, उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रारंभ होगी। तो ये कुछ सूचनाएं थी। सूचनाओं के बाद इस सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूं। आप साथ में बने रहिए। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा एमपीसी के बारे में बात करूंगा। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों चर्चा में है? हालांकि इसका गठन तो 2016 में हो गया था। दरअसल अभी अप्रैल 2019 में, अप्रैल के पहले वीक में ही, आप 7 अप्रैल 2019 कह सकते हो, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 अंकों की कटौती की और वर्तमान में रेपो रेट हो गई है 6%। ये जो रेपो रेट में कटौती की गई 2016 से पहले आरबीआई का अधिकार होता था, लेकिन 2016 के बाद उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर एक एमपीसी के गठन का सुझाव किया गया। फिर ये समिति गठित की गई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इसमें 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई से होंगे और 3 सरकार से होंगे। और ये 6 सदस्य मिलकर रेपो रेट का निर्धारण करेंगे, अर्थात मौद्रिक नीति का निर्धारण करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करेंगे। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए, रेपो रेट में 0.25% की कटौती अप्रैल 2019 में। तो इस दृष्टि से जो वर्तमान रेपो रेट है ये हो गई है 6%। तो वर्तमान रेपो रेट 6% है। हालांकि ये आंकड़े जो होते हैं बैंकिंग से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि अप्रैल 2019 की अंतिम स्थिति के आधार पर रेपो रेट कितनी रही? 6%। तो ये एक तरीके से मौद्रिक नीति होती है। और ये जो मौद्रिक नीति है, आप ये कह सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, मौद्रिक नीति के तहत होती है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है और कितने महीने के अंतराल पर होती है। तो ये ध्यान रहे, ये जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको जारी करता है आरबीआई। और ये प्रत्येक 2 महीने पर होती है। ये ध्यान रहे, ये नया पॉइंट है। 2013 के बाद 2014 में उर्जित पटेल की समिति लागू हुई थी। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर यह डिसाइड किया गया था कि 2 महीने के अंतराल पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी की। तो 2 महीनों की होती है आरबीआई। लेकिन अब ये रेपो रेट है, ये क्या है? देखिए, इसको जानने के लिए हम क्लास में भी इस पर चर्चा करते हैं। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। अल्पकालीन अवधि के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जब बैंक आरबीआई से पूंजी उधार लेते हैं तो इस पूंजी पर
जो आरबीआई ब्याज दर निर्धारित करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अल्पकालीन अवधि, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब बैंक आरबीआई से पूंजी उधार लेते हैं तो इस पूंजी पर जो आरबीआई ब्याज दर निर्धारित करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो अब आप देखिए, यदि रेपो रेट यदि बढ़ती है, जैसे अधिक कर दी, जैसे यदि हम यही एग्जांपल ले लें, कटौती कर दी, जैसे 0.25% की कटौती कर दी। कटौती करने के बाद क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, ब्याज कम कर दिया, आरबीआई ने ब्याज कम कर दिया, तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से पैसे लेने के लिए आगे आएंगे। या आप ये कह सकते हो कि बैंक के पास जो सिक्योरिटी है उस पर उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो अर्थात बैंकों के पास ज़्यादा धन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, बैंकों के पास यदि ज़्यादा धन आएगा तो बैंकों की जो तरलता होती है, लिक्विडिटी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बैंकों की तरलता, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी क्या होती है, बैंकों के पास कुल जमा राशि को उस बैंक की तरलता कहते हैं। अब देखिए, बैंकों की तरलता बढ़ गई तो बैंकों के द्वारा लोन देने की क्षमता भी कैसी होगी, बढ़ जाएगी। लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब देखिए, जब लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी, जब लोग लोन लेने आगे आएंगे, भाई रेपो रेट कम है, जब आप ऐसे समझिए, जब बैंक आरबीआई से कम ब्याज दर पर पैसा ला रहा है तो लोगों को भी ये क्या करेगा, कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराएगा, तो लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। जब लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया मकान खरीद कर, फिर वो मकान बनाएगा तो सीमेंट की रेट मांग बढ़ेगी, सरिये की मांग बढ़ेगी, मजदूरों की मांग बढ़ेगी। इस तरीके से मांग पैदा की जाती है, डिमांड पैदा की जाती है। तो हम दो शब्दों में कह सकते हैं, इससे वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है, वस्तुओं की जो खरीद फरोख्त है, क्रय विक्रय, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब मार्केट में वस्तुओं का क्रय विक्रय ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है, मांग कैसी होगी, वस्तुओं की बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमत कैसी होगी, बढ़ेगी। तो मार्केट में मांग को पैदा करने के लिए ये रेपो रेट को कम किया जाता है, ताकि वस्तुओं का क्रय विक्रय ज़्यादा हो, वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो। उत्पादन ज़्यादा होने से, जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे और लोग निवेश की तरफ आगे आएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया था, इसको इतना ही आप ध्यान रखें। अब देखिए, ये जो रेपो रेट का निर्धारण होता है, ये अभी मैंने आपको एक नाम लिया था एमपीसी, उसके तहत किया जाता है 2016 से। तो उसकी चर्चा करते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज के बीच में लिखिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति का निर्धारण कैसे होता है। रेपो रेट बढ़ी है, कम करेंगे, इसको कौन डिसाइड करता है। ये 2016 से मैं बता रहा हूं, एक उर्जित पटेल समिति थी, उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर एक समिति बनाई गई है, एमपीसी। ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति बोलते हैं। इसका जो गठन हुआ था सितंबर 2016 में, और ये गठन हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत।
इसके तहत इसका गठन किया गया है। मौद्रिक नीति, ये तो हमने बात करी, लेकिन मौद्रिक नीति के निर्धारण से संबंधित है। इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं ये 6 होते हैं। 6 होते हैं और 6 में से आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है, ध्यान रहे इस बात का। 3 सदस्य जो होंगे इनको 3-3 में बांटते हैं। एक होता है 3 सदस्य। ये जो 3 सदस्य होते हैं ये आरबीआई के होते हैं, आरबीआई से आते हैं। ध्यान रहे गवर्नर शामिल होता है इनके अंदर, मतलब आरबीआई के गवर्नर सहित 6 सदस्य हैं। ये ध्यान रहे, यहां पर गलती करते हैं। और सरकार के जो सदस्य होते हैं ये 3 होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। अब देखिए ये जो जितने भी सदस्य हैं इन सब का समान अधिकार होता है। मतलब रेपो रेट कितनी रखी जाएगी, सबको समान अधिकार होता है। सबका एक एक वोट होता है, सबका एक एक वोट होता है, समान अधिकार होता है। अब देखिए जैसे डिसाइड किया गया कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को, लिखाऊंगा नहीं मैं इसको। 0.25% की कटौती की जाएगी तो वोटिंग होगी और इन 6 के 6 सदस्यों का एक वोट होगा। एक वोट होगा, ये वोटिंग करेंगे। वोटिंग करेंगे भी 0.25% की हम कटौती करें कि ना करें। तो यदि 4 सदस्यों ने ये कह दिया कि कटौती करनी है, मतलब 6 में से 4 ने ये कह दिया कि कटौती करनी है, तो कटौती हो जाएगी। क्लियर? अब इस 6 में से 3 लोग ये कह दे कि कटौती नहीं करनी है और 3 लोग ये कह दे कि कटौती करनी है, तो अब ये क्या स्थिति पैदा होगी? अब ये टाई की स्थिति पैदा होगी। अब यहां पर बीच का रास्ता हो गया, टाई। 3 कहते हैं कटौती करनी है, 3 कहते हैं कटौती नहीं करनी है। तो यहां पर जो वीटो का पावर दिया गया है, जो मेन राइट्स है, आप कह सकते हो अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो यहां पर अंतिम निर्णय आरबीआई का गवर्नर करता है, इसको वीटो की शक्ति प्राप्त है। ये चीजें होती हैं। अंतिम निर्णय डिसाइड करेगा। टाई की स्थिति में अंतिम निर्णय डिसाइड करने का अधिकार आरबीआई के गवर्नर को है, ये ध्यान रखें। नई चीज है ये। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि वर्तमान में आप कह सकते हो 2016 से एमपीसी का गठन किया गया, जिसके तहत मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी सरकार की 50% भूमिका होती है। अर्थात मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई और सरकार मिलकर करते हैं। ये बात ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण चीजें होती है। वर्तमान में आप आरएस 2018 का एक इसी टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको इसकी झलकियां मिलेगी। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो ये अपनों ने कुछ चर्चाएं की। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आरबीआई के बारे में करना चाहूंगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में काफी किया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेसिक बातें बताऊंगा आपको। हेडिंग डाल दीजिए आरबीआई। सभी जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि हम कहें ये है भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। और इसके निकनेम की बात करें तो इसे हम कहते हैं बैंकों का बैंक। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं ये। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 और ये हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसके लिए भी क्या है, एक आयोग ने सिफारिश की थी, शाही आयोग की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन। शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और ये जो शाही आयोग है, ये ध्यान रखना, इसका एक अन्य नाम और भी है। कई किताबों में इसको डाल देते हैं, हिल्टन यंग योजना। हिल्टन यंग योजना,
तो इस पर अपनी पकड़ रखें। इसका जो हेड ऑफिस है ये सभी जानते हो, मुंबई। पहले कलकत्ता था, बाद में ये मुंबई बनाया गया। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि हमने, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन किससे अंडर में ले लिया? हुआ क्या था आप खुद देखिए, 1935 में ब्रिटिश काल में इसका गठन हुआ था, तो ब्रिटेन ने इसमें पूंजी लगाई थी, तो भारत सरकार ने ब्रिटेन की पूंजी को वापस कर दिया। इसे ही हम राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। अब इसका यदि लेखा वर्ष की बात करें, हम ऑडिट ईयर की बात करें, तो ये है आपका 1 जुलाई से 30 जून, ये इसका लेखा वर्ष होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, रीजनल ऑफिस, ये 4 होते हैं। और ये 4 जो है, ये है, आपको याद भी हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये इसके 4 रीजनल ऑफिस होते हैं। यहां एक बात ध्यान रखें, आरबीआई का विदेश में एकमात्र रीजनल ऑफिस, वन एंड ओनली रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, ध्यान रहे, ये लंदन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लंदन में है ये। अब देखिए, ये हो गए क्षेत्रीय कार्यालय। उसके बाद यदि हम इसके लोगो की बात करें, इसका जो सिंबल है इसकी बात करें, तो इसका लोगो इस तरीके से होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, इस तरीके से ये लिखा जाता है। नीचे इसमें आरबीआई होता है, इंग्लिश में लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहां पर जो है ऊपर की तरफ इधर पाम वृक्ष, और यहां पर टाइगर बना होता है। शानदार क्वेश्चन है, विविध प्रकार के क्वेश्चनों में इनको शामिल कर लिया जाता है। क्वेश्चन की रूपरेखा भी यदि हम बात करें, आरबीआई के लोगों में किस वृक्ष का चित्रण देखने को मिलता है? पाम वृक्ष। आरबीआई के लोगों में किस जंतु का चित्रण देखने को मिलता है? टाइगर। तो ये ध्यान रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, यदि इसके प्रशासकीय बोर्ड की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, इसकी हम चर्चा करें, तो प्रशासकीय बोर्ड में एक इसके अंदर गवर्नर होता है। और गवर्नर को थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। यदि हम बात करें, पहले गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर ये थे सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में थे, ब्रिटेन की तरफ से बने। लेकिन यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अब देखिए, इसमें जो वर्तमान गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर है ये, और ये है शक्तिकांत
दास, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है ये। अब देखिए, एक आरबीआई के गवर्नर से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाल के लिख देना। आरबीआई के गवर्नर जो वित्त मंत्री रहे, फिनेंस मिनिस्टर रहे। शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें एक तो रहे थे सीडी देशमुख और दूसरे थे मनमोहन सिंह, जो अपने पीएम भी बने थे बाद में। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा पीएम जो आरबीआई का गवर्नर रहा, तो ये मनमोहन सिंह। अब देखिए, इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर जो होते हैं ये 4 होते हैं। वर्तमान की बात कर लेता हूं मैं। एक तो है एनएस विश्वनाथन, वी आचार्य, वीरलाचार्य के नाम से इनको जानते हैं। एम के जैन, ये होते हैं इसके। एक एनएस विश्वनाथन है, वी आचार्य है, एम के जैन है, और इसके अलावा जो है इसमें बीपी कानूनगो है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। और इसके अलावा इसके अंदर फिर सरकार के 3 प्रतिनिधि होते हैं। तीन प्रतिनिधियों के बाद इसके अलावा जो अर्थशास्त्री हैं वो 10 अर्थशास्त्री होते हैं। और इसके अंदर क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख होते हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये इसका प्रशासकीय बोर्ड होता है। आप चाहे ये सरकार के 3 प्रतिनिधि हो, अर्थशास्त्री 10 होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख है, ये ध्यान ना दें, लेकिन ये यहाँ से जरूर ध्यान दें इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आरबीआई में एक पद्धति चलती है, सिस्टम चलता है, पद्धति, उसका नाम है न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति। न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति, मिनिमम रिजर्व कैपिटल प्रोसेस या सिस्टम कह सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो मिनिमम रिजर्व्ड फंड सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति। ये जो लागू हुई थी 1957 में लागू हुई थी। और इसमें क्या होता है, जैसे न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम राशि, मिनिमम जो फंड है आरबीआई को अपने पास रखना होता है। नाम से ही पता लग रहा है, न्यूनतम आरक्षित निधि, रिजर्व में रखनी पड़ेगा फंड, किसको, आरबीआई को कम से कम। ये होता है 200 करोड़ रुपए का। और इस 200 करोड़ रुपए में से आगे ये भी कंडीशन है कि 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, ये गोल्ड के रूप में होनी चाहिए। और ये जो बच गए 85 करोड़, ये डॉलर के रूप में होना चाहिए, आप कह सकते हो विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए ये। तो ये इसका था। अब आरबीआई के यदि हम काम की बात करें तो मुद्रा से संबंधित काम करता है, जैसे मुद्रा को जारी करना। अभी 20 रुपये का सिक्का जारी किया गया, जारी करना ये इसका काम होता है। और उसके बाद बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, सरकार के प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में काम करता है। और तीसरा मौद्रिक नीति, अभी अपनों ने बात की, मौद्रिक नीति जारी करता है। भारत की आर्थिक स्थिति के आंकड़े जारी करता है। इस तरीके से ये कई काम करता है।
तो ये हमने आरबीआई को जानने का थोड़ा प्रयास किया। इसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो एमपीसी होती है, उस पर ध्यान रखें। रेपो रेट का निर्धारण से संबंधित है। 6 इसमें सदस्य होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एमपीसी के बारे में कुछ चर्चा की। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस शब्दों के साथ ही इस सीरीज को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।